Hello friends, myself Rohit and I am here to teach you polity. Friends, we will be discussing some of the most important exam shooters from the topic Constitutional Development in India. देखो, हमने ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को कवर किया है ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। Which act provided for the establishment of Supreme Court in India? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू पहली बार भारत में सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था। इस एक्ट के प्रोविजन के थ्रू 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया। सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस होने थे। विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया डिजाइनेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? आंसर इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट के पहले सिर्फ गवर्नर्स हुआ करते थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट क्रिएट किया गया। साथ ही एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाया गया जो कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वैरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। वैरेन हेस्टिंग्स गवर्नर बनने से पहले 1772 से 1774 तक गवर्नर ऑफ बंगाल भी थे। वे 1774 से 1785 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे। वैरेन हेस्टिंग्स को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का भी श्रेय जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच एक्ट वाज पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्टिविटीज को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाया गया था। देखो, ईआईसी को सिर्फ ट्रेड करना था, लेकिन उसके एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल रोल तथा उसमें व्याप्त करप्शन की वजह से यह एक्ट लाया गया ताकि ईस्ट इंडिया की कंपनी के एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जा सके। विच एक्ट made the governors of Madras and Bombay presidencies subordinate to Governor General of Bengal for the first time? Regulating Act 1773 के थ्रू मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट बना दिया गया। अब गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे प्रोविंस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन हो गए थे। पहले वे इंडिपेंडेंट हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, When did Act of Settlement was passed by the British government? Answer is 1781. 1781 में Act of Settlement लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाया गया था। आप एक तरह से यह कह सकते हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसी का यह इम्प्रूव्ड वर्जन था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, Which act led to the introduction of dual system of government in India? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने भारत में डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट करने का मतलब सरकार चलाने की उस व्यवस्था से था जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करते थे, वहीं बोर्ड ऑफ कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स को देखती थी। Question number 8, which act called the company's territory in India as British possessions in India? पिट्स इंडिया एक्ट ने पहली बार ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटरी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र के अधीन बताया था। इसमें यह बात साबित हो गई कि अब से ब्रिटिश गवर्नमेंट ही सुप्रीम अथॉरिटी थी। Which act led to the creation of board of control? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू डुअल गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। इस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया था जो कि सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को देखती थी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर बाय वर्च्यू ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियन टेरिटरी के ऊपर सुप्रीम कंट्रोल मिल गया था। साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग अलग कर दिया था।
Which act abolished the monopoly of East India Company for the trade in India? चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1830 ने EIC के ओरिजिनल चार्टर को रिन्यू किया था। साथ ही इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल मोनोपोली को सिर्फ टी और ओपीएम को छोड़कर खत्म कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी टी और ओपीएम का ट्रेड चाइना के साथ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रिटिश लेजिस्लेशन allowed Christian missionary to spread their religion in India? चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट ने क्राउन के सोवर्निटी को एस्टैब्लिश किया था। साथ ही इसने क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में रिलीजन प्रोपेगेट करने के लिए न सिर्फ अलाउ किया बल्कि लगभग 1 लाख रुपए को सैंक्शन भी किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? विलियम बेंटिक was the first Governor General of India. विलियम बेंटिक 1828 से 1833 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे थे और फिर बाद में 1833 से 1835 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी रहे। उन्हें मोस्ट लिबरल और फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने सती प्रथा को भी समाप्त किया था। विच एक्ट made the Governor General of Bengal as Governor General of India? चार्टर एक्ट 1833 ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था। चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू पहली बार एक ऐसे सरकार का गठन किया गया जिसकी जुरिडिक्शन ऑल ओवर इंडिया थी, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उनका जो अधिकार क्षेत्र था पूरे भारत के ऊपर था। Which act deprived the governor of Bombay and Madras of their legislative power? Charter Act 1833। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास ही लेजिस्लेटिव राइट थे, यानी कि वह पूरे देश से रिलेटेड कानून बना सकता था। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर ऐसा नहीं कर सकते थे। यह आपका सेंट्रलाइजेशन का एक एग्जाम्पल है। Which act for the first time separated the legislative and executive function of Governor General Council? Answer is Charter Act 1853। Charter Act 1853 ने पहली बार गवर्नर जनरल काउंसिल के लेजिस्लेटिव फंक्शन यानी कि कानून बनाने के अधिकार और एग्जीक्यूटिव फंक्शन यानी कि कानून लागू करने के अधिकार को अलग अलग कर दिया था। What was the new function added to the working of Governor General's Council through Charter Act 1853? Legislative function। चार्टर एक्ट 1853 ने पहली बार लेजिस्लेटिव फंक्शन को गवर्नर जनरल काउंसिल में ऐड किया। इसकी वजह से इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक मिनी पार्लियामेंट की तरह बिहेव करने लगी थी, जो कि जरूरत के हिसाब से अपना कानून खुद बना सकती थी। 18th question, which act introduced the open competition system for selection and recruitment of civil servants? Answer is Charter Act 1853। Charter Act 1853 ने पहली बार सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम को ओपन कंपटीशन के थ्रू ऑर्गेनाइज करने के लिए अलाउ किया था। इसके बाद से अब भारतीय भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते थे और सिविल सर्वेंट बन सकते थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस वाज अपॉइंटेड? 1854। चार्टर एक्ट 1853 के थ्रू सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स को ओपन कंपटीशन बना दिया गया था। इस फैसले के बाद एक कमेटी बनाई गई थी जिसे कमिटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जाना गया। यह 1854 में बनाया गया था। Who headed the committee on the Indian civil service that was appointed in 1854? लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले जो थे वे उस कमेटी के हेड थे जो कि इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए अपॉइंट करी गई थी। इसकी वजह से
चूंकि लॉर्ड मैकॉले ने इस कमेटी को हेड किया था, इस कमेटी को हम लोग मैकॉले कमेटी के नाम से भी जानते हैं। Which act introduced the local representation in the Indian Central Legislative Council for the first time? चार्टर एक्ट 1853 ने पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था भी की। 6 नए लेजिस्लेटिव मेंबर में से 4 लोकल प्रोविंस से आने वाले थे, जिसमें कि मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच एक्ट इज नोन एज एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो था उसको गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा गया था। इस एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया था, और आपको पता होगा यह एक्ट इमीडिएटली आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट वाज पास्ड इमीडिएटली आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857? उत्तर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को 1857 के रिवोल्ट के बाद इनेक्ट किया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट को पास करके भारत में व्याप्त जो डिस्कंटेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो कोई भी भावना थी उसको खत्म करने की कोशिश की। विच एक्ट चेंज द डिजाइनेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू वायसराय? उत्तर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के डिजाइनेशन को वायसराय के रूप में बदल दिया था। वायसराय भारत में ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। विच एक्ट एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू एबॉलिश किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने भारत में सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया था। अब सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट मैंने आपको बता दिया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 2 बोर्ड हुआ करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसमें कि एक कमर्शियल अफेयर को देखा करती थी और दूसरे पॉलिटिकल अफेयर को मैनेज किया करती थी। तो इस एक्ट के द्वारा ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को भी खत्म कर दिया गया है। हु वॉज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अकॉर्डिंग आपके जो पहले वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग के समय पर ही आपको ध्यान में रखना होगा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे को भी इस्टेब्लिश करने में मदद करी। साथ ही लॉर्ड कैनिंग ने विडोज रीमैरिज एक्ट को भी पास किया था। Who became the ultimate control of India by virtue of Government of India Act 1858? Government of India Act 1858 के अकॉर्डिंग ब्रिटिश क्राउन अल्टीमेटली आपका भारत का अल्टीमेट कंट्रोलर बन जाता है। इसमें भारत से रिलेटेड कुछ पावर्स जैसे पावर ऑफ द गवर्नमेंट, टेरिटरीज, रेवेन्यूज ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। As per provision of Government of India Act 1958, who was designated to exercise the power of the crown? देखो होता क्या है कि अगर मान लो ब्रिटिश क्राउन को इंडिया के टेरिटरी का आपका सुप्रीम कंट्रोलर या अल्टीमेट कंट्रोलर अगर घोषित कर दिया गया है तो वह खुद तो आएगा नहीं यहाँ पे अपने पावर को एक्सरसाइज करने के लिए, तो उसने अपने पावर को डेलीगेट कर दिया है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 के थ्रू, और एक क्या करते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हुआ करती थी उनको देखते थे। इन्हें इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कंप्लीट अथॉरिटी दी गई थी। वे ब्रिटिश कैबिनेट के भी मेंबर हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स? 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया जिसको हम लोग मॉडले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। मॉडले मिंटो रिफॉर्म इसलिए इसको कहते हैं कि जब यह एक्ट पास हो गया था तब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड मॉडले और तब के वायसरॉय आपके लॉर्ड मिंटो थे। इस वजह से हम लोग इसको लॉर्ड मॉडले और लॉर्ड मिंटो के नाम पे मॉडले मिंटो रिफॉर्म भी बोल देते हैं। व्हेन मॉडले मिंटो रिफॉर्म वाज पास्ड, यह पिछले क्वेश्चन का ही देखो घुमा के पूछा गया है यहाँ पे।
मॉडल मिंटो रिफॉर्म को 1909 यानी इंडियन काउंसिल एक्ट को 1909 में पास किया गया था, तो मॉडल मिंटो रिफॉर्म आपका 1909 में पास किया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का ऑब्जेक्टिव एक्सटेंशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज था। इसका मतलब यहां पे समझ लो, इंडियन काउंसिल एक्ट जो कि आपका दोनों जगह सेंट्रल और प्रोविंस में लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे उनके नंबर को इंक्रीज कर रहा है, यानी नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज कर रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, जो प्रोविंशियल लेवल है, प्रोविंशियल लेवल पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें इस एक्ट ने आपको नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को भी अलाउ कर दिया है। तो इस वजह से एक तरह से आप देखोगे कि जो ऑब्जेक्टिव है एक्सटेंशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज, यानी जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी उनको ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे बनाया जा रहा है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट वाज द नंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एज पर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है उसके कारण जो नंबर बढ़ा था आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वह था 60। यह नंबर जो था पहले 16 था, 16 से बढ़ के यह हो गया है आपका 60। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसरॉय। यहां पे एक बात समझ लो, जो इंडियन काउंसिल 1909 है उसने पहली बार इंडियंस को वायसरॉय और गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करने के लिए अलाउ किया। यानी कि अब इंडियंस जो वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैं या फिर जो गवर्नर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके मेंबर बन सकते हैं। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वे आपके पहले इंडियन थे जिन्होंने वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जब ज्वाइन कर रहे थे तो उन्होंने आपको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज ए लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच एक्ट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। भारत में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आपका किस एक्ट के थ्रू आया? तो इसका आंसर होगा आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अब देखो यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का कहने का मतलब क्या हो रहा है, जो आपका कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है उससे आपका मतलब हो रहा है कि एक ही कम्युनिटी के लोग अपने ही कम्युनिटी मेंबर्स को अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुन सकते हैं। हम लोग इसको सेपरेट इलेक्टोरेट के नाम से भी जानते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35, हु वाज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। लॉर्ड मिंटो। जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया है उसमें आपका कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को दिया गया है। अब जब यह एक्ट आया था तब जो वायसरॉय थे आपके लॉर्ड मिंटो थे। इस वजह से लॉर्ड मिंटो को हम लोग फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, विच कम्युनिटी वाज गिवन ए सेपरेट इलेक्टोरेट थ्रू इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू एक कम्युनिटी को, यानी कि यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी को आपको यह अधिकार दिया गया था कि वो अपने ही कम्युनिटी के मेंबर को एज ए रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते थे। यानी सेपरेट इलेक्टोरेट का बेनिफिट जो हो रहा है मुस्लिम्स को हो रहा है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच एक्ट इंट्रोड्यूस द डायरकी इन इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हैज इंट्रोड्यूस द डायरकी इन इंडिया। डायरकी से मतलब क्या समझ रहे हैं हम लोग? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने भारत में डायरकी यानी डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस किया था। अब डुअल गवर्नेंस ऑफ स्कीम क्या हो रहा है? डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस क्या है? जो प्रोविंशियल लेवल पे था, स्पेशली प्रोविंशियल लेवल पे दो लिस्ट क्रिएट किए गए थे, एक ट्रांसफर्ड लिस्ट था और दूसरा रिजर्व लिस्ट। ट्रांसफर्ड लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते थे उस पर गवर्नर आपके एडमिनिस्टर कर सकते थे बट विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स। जबकि आपका जो रिजर्व लिस्ट था उसमें गवर्नर और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही सोल रिस्पॉन्सिबल थी गवर्नेंस के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो तरह का गवर्नेंस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू, जिसमें आपका डायरकी आ रहा है। विच एक्ट मेड द इंडियन लेजिस्लेटिव बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे भी
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आपको इंडियन लेजिस्लेचर को पहली बार बाई कैमरल बना रहा है। अब इसमें हो क्या रहा है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहने का मतलब है कि यहाँ पे दो हाउस होगा, एक आपका अपर हाउस और दूसरा लोअर हाउस। प्रेजेंट डे में आपका अपर हाउस कौन सा है, राज्यसभा, और प्रेजेंट डे में जो लोअर हाउस कौन सा है वह है आपका लोकसभा। तो यहाँ पे भी जो बाई कैमरलिज्म जो है वो वाला आपको यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 केम इनटू फोर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक्ट जरूर बन गया है आपका, ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसने पास जरूर कर दिया था, बट ये जो फोर्स में आया था यह 1921 में लागू किया गया है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को 1921 में लागू किया गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, बाय विच एक्ट डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंस वाज डन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने पहली बार अपने जो सेंटर की लेजिस्लेटिव अथॉरिटी थी, जो कि कानून बनाने का अधिकार था, उसको क्या कहते हैं डिवॉल्यूट किया है, उसका डिवोल्यूशन हो रहा है। यहाँ पे समझ लो, चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 ने सेंटर के कंट्रोल को रिलैक्स किया था। सेंट्रल के कंट्रोल को रिलैक्स किया था कहने का मतलब है सेंटर और प्रोविंस के सब्जेक्ट को अलग अलग कर दिया गया। अब जो है प्रोविंशियल लेवल पे जो सब्जेक्ट है उस पे आपका जो प्रोविंसेस हैं वो अपना लेजिस्लेशन खुद कर सकती थी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव पावर है आपका सेंटर का, उसका डिवोल्यूशन हो रहा है, यानी कि उसको बांटा गया है प्रोविंशियल लेवल पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, वे थे वाइसरॉय आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के समय में। हम लोग यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को लॉ मॉडलेमेंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम लोग क्या कहते हैं, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। अब मोंटेगू जो थे वो आपके सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। विच ब्रिटिश एक्ट एस्टैब्लिश द पब्लिक सर्विस कमीशन। किस ब्रिटिश एक्ट ने पब्लिक सर्विस को कमीशन को एस्टैब्लिश किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टैब्लिश किया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही, इस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है, विच ब्रिटिश एक्ट क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, उसने ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया को क्रिएट किया था। अब इसमें हो क्या रहा है, जो ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया है वो आपका लंदन में क्रिएट किया गया। इसका जो ऑफिस है वो लंदन में होना था, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनके कुछ पावर को, कुछ फंक्शन को आपको हाई कमिश्नर को ट्रांसफर किया गया था, यानी उस जो रिलेटेड काम थे उसको ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया देख सकते। क्वेश्चन नंबर 52, विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया था। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास दो काम थे, करेंसी और क्रेडिट को कंट्रोल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन वाज कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड। नवंबर 1946 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया को फॉर्म किया गया था। आपको मालूम होगा कि 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के एक्सेप्टेंस के बाद नवंबर 1956 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था। कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए चुनाव ऑलरेडी जुलाई और अगस्त 1946 में हो चुके थे। ऑन विच रिपोर्ट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वाज बेस्ड ऑन। जो माउंटबेटन प्लान है उसके अकॉर्डिंग ही आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया था। अब माउंटबेटन प्लान एग्जैक्टली था क्या। माउंटबेटन प्लान जो है आपका वह वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे जो लॉर्ड माउंटबेटन, उनका पार्टीशन प्लान था, उसी को हम लोग माउंटबेटन प्लान कहते हैं। यह बाद में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच एक्ट ended the British rule of India and declared India as independent and sovereign state। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947।
माउंटबेटन प्लान के एक्सेप्ट होने के बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है। इसने क्या किया है, आपका जो भारत में ब्रिटिश रूल है उसको ख़त्म कर दिया और इंडिया को इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट के तौर पे घोषित कर दिया। यानी कि भारत अब आज़ाद था और अपने नियम और अपने एक्ट, अपने लेजिस्लेशन को बनाने के लिए सेल्फ एफिशिएंट था। यानी कि कोई भी दूसरा कंट्री इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता था, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर कंट्री। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द इंडिया। हमने पढ़ा था जो इंडिया में जो भी डिसीजन मेकिंग पावर था या जो भी था आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू होता था। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने जो ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसको ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द डिजाइनेशन प्रोवाइडेड फॉर टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग जो इस एक्ट के पास होने के बाद जो गवर्नर जनरल थे वे अब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड थे, यानी सेरेमोनियल हेड, यानी कि उनका एज सच कोई पावर नहीं होगा। जो भी आपका पार्लियामेंट है या जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वही सबसे पावरफुल होती। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, व्हेन डिड इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रिसीव द रॉयल एसेंट। रॉयल एसेंट करने का मतलब है जो वहाँ के जो रॉयल अथॉरिटी है उसने कब इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पे साइन किया था, तो वह डेट था आपका जुलाई 18, 1947। जुलाई 18, 1947 को यह क्लियर हो गया कि भारत एक इंडिपेंडेंट देश बनने जा रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच लेजिस्लेशन इंडिया एंड पाकिस्तान वर डिवाइडेड इनटू टू इंडिपेंडेंट नेशन। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया और इससे यह क्लियर हो गया कि आपका इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बनने जा रहे हैं। Who was the vice president of the Viceroy's Executive Council that formed the interim government? देखो, जब 1946 में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उसी समय आपका एक इंटरिम गवर्नमेंट बना था। उसमें जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वह आपका इंटरिम गवर्नमेंट के तौर पे फंक्शन कर रही थी। इसमें जो वीपी बनाए गए थे, वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे, वे थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट के अतिरिक्त आपके एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ रिलेशन के भी पोर्टफोलियो को होल्ड करते थे। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया। जब इंडिया आज़ाद हुआ और एक नया मुल्क बना तो उसके पहले गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। यानी कि जो लास्ट गवर्नर जनरल थे इंग्लिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लास्ट गवर्नर जनरल थे, वही आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल बने न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया के भी। हु वाज स्वर्न एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। यानी कि आज़ाद भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बने, इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू आपके फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया, यानी जो 1947 में कैबिनेट गठित हुई है उसके हेड बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इसके साथ ही उन्होंने दूसरे पोर्टफोलियोज जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन को होल्ड किया और साइंटिफिक रिसर्च को भी इन्होंने देखा था। विच एंटिटी बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। कंस्टिट्यूएंट असेंबली। देखो 1947 में आपका जो इंडिया है एक नया देश बन गया है, आज़ाद हो चुका है। इसके पहले जो आपका कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना था 1946 में, वही आपको पार्लियामेंट के तौर पे फंक्शन कर पा रही है। यानी कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो डुअल रोल था, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम था और जो दूसरा काम था आपका भारत के जो रिलेटेड जो भी लॉ थे, रेगुलेशन थे, जो लेजिस्लेशन थे उसको भी करता था। यानी कि भारत के पार्लियामेंट के तौर पे भी फंक्शन करता था। इसलिए इसको हम बोल दिए कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। व्हाट वाज द पोर्टफोलियोज हेल्ड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल इन इंटरिम गवर्नमेंट। जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें टोटल 14 मेंबर्स थे। इसमें आपके जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने होम के पोर्टफोलियो को हेल्ड किया था। इसके अलावा वे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को भी देखते थे। व्हेन डिड फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया वाज फॉर्म्ड। अब भारत 1947 में आज़ाद हो गया है। 1947 में इंडिया इज ए इंडिपेंडेंट नेशन, तो उसी समय आपका फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया बना है आपका 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। यानी भारत के पहले कैबिनेट में जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वे कौन थे।
इसका उत्तर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपके फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। इसमें पूछा गया है हु हेडेड द बाउंड्री कमीशन दैट वाज फॉर्म टू डिमार्केट बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो, जब यह क्लियर हो गया कि इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्री बनने जा रहे हैं, तो एक बाउंड्री कमीशन बनाई गई थी जिसको सर रेडक्लिफ ने हेड किया था। अब जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन बनी है उसको हम लोग रेडक्लिफ लाइन भी बोलते हैं। तो इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री को बनाया था। इन विच ईयर डिड पार्लियामेंट अडॉप्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑब्वियसली है, जिस साल से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया उसी साल से आपका जो पार्लियामेंट है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा है। तो यह साल है आपका 1950, और जिस डेट में यह कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में फोर्स में आया है वह है जनवरी 26, 1950। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1915। सो यह पूरा था आपका लेक्चर फर्स्ट चैप्टर से आपका, जिसमें कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को डिस्कस कर लिया है। हम लोग नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, आगे के टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।